इट जस्ट मेक सेंस फॉर मी टू बिकम अ फुल टाइम फिटनेस प्रोफेशनल। और मेरे को हैप्पीनेस भी उसी चीज़ में मिलती थी कि जस्ट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मूवमेंट इन पीपल। ये जो आपने बोला है ना कि हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और फेलियर आ गया फिर भी हमने पुश कर दिया, तो उसमें सीखने को ये मिलता है कि वो आपका एक्चुअल फेलियर था ही नहीं। बिकॉज अगर आपका एक्चुअल फेलियर आ जाएगा तो आप नहीं उठा पाओगे वो मतलब कुछ भी कर लो। तो हम एक चीज़ होती है फिटनेस में जिसको हम बोलते हैं RPE, रेटिंग्स ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, जो कि बहुत ही यूजफुल टूल है अपने आप को खुद को ट्रेन करने के लिए भी, या आप किसी और को भी ट्रेन कर रहे हो तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय शो इम्पैक्ट स्टोरीज। बहुत टाइम से मतलब हम चेज कर रहे थे कोई ऐसा नया फिटनेस वाला बंदा है हमारे शो पे। पहला क्वेश्चन मैं शुरू करूंगा कि क्या आपको ऐसा आइडिया है कि आपको कल्ट फिट स्टार्ट करना था? तो बेसिकली कल फिट 2015 में मैंने स्टार्ट किया था एक सेंटर से। उससे पहले मैं 4-4.5 साल आई वाज वर्किंग इन अनदर कंपनी जिसके लिए मैं बहुत ट्रैवल करता था। एंड माय बैकग्राउंड इज इन स्पोर्ट्स। आई यूज्ड टू बी अ बास्केटबॉल प्लेयर which took a back seat later. I wanted to make my career in that sport, जो कि हुआ नहीं। तो जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो my travel was mostly to Europe, जहाँ पर मेरे को थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा मिल गया। And I wanted to go back to fitness and sports. तो वहाँ पर I got exposed to CrossFit and I got exposed to Brazilian Jiu-Jitsu, which is like wrestling, a form of grappling, very skillful. तो जब मैंने वो सब किया तो I just fell in love with those kind of fitness and sports formats. तो बहुत मज़ा आने लग गया। I started going deeper into it. I started taking time off from work, travel to Thailand just to train. तो ये सब हुआ तो मैंने realize किया कि यार ये बहुत ही amazing है। This is something that people in India, in Bangalore should have access to. और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है because I'm just spending so much time doing fitness and sports. It just makes sense for me to become a full time fitness professional. और मेरे को हैप्पीनेस भी उसी चीज़ में मिलती थी कि जस्ट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मूवमेंट इन पीपल। सो आई जस्ट फॉलोड माई पैशन एंड आई हैड अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन बिकॉज व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन टू दोज कंट्रीज और जब मैं ट्रेन कर रहा था तो आई गॉट कनेक्टेड टू सो मेनी कोचेस। तो सब कुछ सेट था कि इतने सारे कोचेस को मैं जानता हूँ जो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बैंगलोर एक ऐसी जगह है जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं बिकॉज ऑफ IT एंड थिंग्स। पीपल आर वेल ट्रैवल्ड, तो उनको कनेक्ट करेंगे ऐसे कॉन्सेप्ट से जो पहले इंडिया में आए नहीं है। सो आई थॉट कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। आई हैव अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, आई हैव अ लॉट ऑफ ड्राइव, तो फिर लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो फिर मैंने बैंगलोर में जगह देखना शुरू किया। एंड माई इंस्पिरेशन वॉज ऑल्सो वेयर हाउस। तो मैंने खाली लैंड ढूंढी थोड़ा सा अंदर जाके जिससे रेंटल थोड़ा कम मिल जाए। और एक लैंड मिल गई सरजापुर रोड पे बैंगलोर में। और वहाँ पर फिर हमने ग्राउंड से स्ट्रक्चर खड़ा किया। इट्स कंप्लीट वेयर हाउस, नो फ्रिल्स, बहुत ही हार्डकोर टाइप का सेटअप। एंड वी वर डूइंग बॉक्सिंग, वी वर डूइंग जिजित्सु, वी वर डूइंग स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, एंड दीज आर ऑल ग्रुप फॉर्मेट्स। तो एक ट्रेनर, and I called a lot of trainers from those countries. So our Muay Thai trainer came from Thailand. Okay. Like somebody who's done Muay Thai since the age of 4. तो मतलब 20-25 साल से वो सिर्फ Muay Thai कर रहा है। Very passionate about it. Does not speak Hindi, does not speak English. But वो बैंगलोर में आके क्लास ले रहा है and people loved it because he was taking it from the heart. तो ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे trainers थे who came down to help us set up, help us just get it started. तो उन सब चीज़ों की वजह से कल्ट का आइडिया आया एंड आई लेफ्ट माय जॉब एंड जस्ट स्टार्टेड। ओके, तो जैसे मतलब मुझे लगता है इंट्रोड्यूस ही आपने नया कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया तो कोई चैलेंजेस तो रहे होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे लगता है कि एकदम से जिम से हटा के किसी बंदे को नई जगह पे लेके आना इतना आसान तो नहीं है। चैलेंजेस तो बहुत सारे थे। सबसे बड़ा चैलेंज मैं आपको बताता हूँ, जब शुरू में हम इंक्वायरीज आती थी लोग देखते थे कि बिल्कुल ही खुला सेटअप है यहाँ पर, ठीक है, बॉक्सिंग बैग दिख रहे हैं, मैट्स हैं और थोड़े बारबल डंबल प्लेट्स ये सब हैं। लोग बोलते थे कि अच्छा लग रहा है बट आप ये बताओ मशीन तो है नहीं, कार्डियो कैसे करेंगे? एंड आई लाइक कि अब बॉक्सिंग कराते हैं व्हिच इज लाइक रियली गुड कार्डियो, बट द थिंग इज दैट पीपल डिड नॉट नो अबाउट इट। सो वी यूज्ड टू गिव
free trials just somehow convinced them to just attend a free trial, and after a trial they were just mind blown. तो उससे फिर हमारा word of mouth थोड़ा फैलता गया, and a lot of our initial memberships were through referrals, and people realized कि कार्डियो करने के लिए मतलब machines great, हाँ, बट ऐसा नहीं है कि मशीन के बिना आप कर नहीं पाओगे. इट्स नॉट दैट अगर ट्रेडमिल नहीं है तो आप सड़क पे तो दौड़ ही सकते हो, यू विल स्टिल गेट अ ग्रेट वर्कआउट. कोई अगर आप स्पोर्ट खेलोगे तो उससे अच्छा कार्डियो तो और कोई है ही नहीं. सो दैट इज व्हाट पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग. वो एक चैलेंज था. टू चैलेंज वाज बेसिकली, ये तो एक बस एनेक्डोट मैंने आपको बताया, चैलेंज था टू क्रिएट मोर अवेयरनेस, एडुकेट पीपल. सो वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क अराउंड दैट. तो जो भी जैसे पास में स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी स्टोर्स हैं बड़े, फॉर एग्जांपल डीकैथलॉन, या फिर बैंगलोर में लेक्स बहुत सारे हैं, तो हम वहाँ जाके एक्टिवेशंस करते थे जिससे लोगों को थोड़ा समझ आए. सो वी जस्ट ट्राई टू डू सम स्मॉल थिंग्स हियर एंड देयर टू सॉल्व फॉर इट. दैट वाज वन. बाकी तो मतलब जो भी एक स्टैंड अलोन एंटरप्रेन्योर की होती है इनिशियल जर्नी, जो नई एनरोलमेंट्स कराने की फाइट होती है, पीपल मैनेजमेंट की थोड़ी फाइट होती है, एंड स्पेशली फॉर अस बिकॉज वी हैड पीपल कमिंग इन फ्रॉम मेनी डिफरेंट, मतलब एक कोई यूके से आया था, एक दो लोग थाईलैंड से आए थे, एक आइवरी कोस्ट का था. तो कल्चरल डिफरेंसेस बहुत थे. बिल्कुल थे. एंड फॉर अस कल्चर वाज द बिगेस्ट थिंग. इट इज स्टिल द बिगेस्ट थिंग. तो हमको उन सब इतने डिफरेंट कल्चर्स को साथ में लेकर आना, मूव देम टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव वाज अनदर चैलेंज. बट आई थिंक उसमें बस यही था कि एक चीज़ कॉमन थी कि फिटनेस और स्पोर्ट्स के लिए बहुत प्यार है, लोगों को अच्छा कराना है फिटनेस में, तो उसकी वजह से थिंग्स वर्कड क्वाइट वेल. तो इनिशियली जब स्टार्ट किया होगा तो ऑब्वियसली कैपिटल भी अपनी जेब से लगाया होगा. हाँ, तो मतलब इधर उधर से करके लगाया. तो मतलब इनिशियली जब एकदम से उसे वो पिकअप नहीं मिला, अब चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो ऐसा डर लगा कि हाँ भाई पैसा लगाया इतना सारा, अब कोई क्या हो जाएगा आगे, फ्यूचर में क्या होने वाला है? डर तो बहुत लगा. डर तो स्टार्ट करने से पहले भी आया. लाइक आई वाज डूइंग वेल इन माय जॉब, इवन दो आई वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग फिटनेस एंड स्पोर्ट्स लाइक आई सेड. बट मेरे को काम पे चल रहा था, सब सही चल रहा था. आई कुड हैव जस्ट मूव्ड टू यूएस, लिव्ड देयर एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट मजा नहीं आ रहा था. बट एक वो डर तो था ही कि जॉब तो छोड़ दिया, और हाँ, जॉब तो छोड़ दी है और अब सैलरी भी नहीं है. तो कितना टाइम चलेगा ऐसे? और इनिशियली व्हेन यू आर जस्ट वन सेंटर बिजनेस, या छोटे बिजनेसमैन होते हो आप, तो कांट रियली ड्रॉ सैलरी फ्रॉम योर ओन. दैट्स माय पॉइंट. तो वो एक चैलेंज था. तो इन सब चीज़ों का काफ़ी दिमाग में चलता रहता था. दूसरा कि इतने लोगों को अब इधर उधर से, यू आस्क्ड पीपल टू कम फ्रॉम थाईलैंड एंड ऑल ऑफ दिस, यू हैव टू मेक श्योर कि उनका स्टे भी कंफर्टेबल हो. यू हैव टू मेक श्योर कि I mean, whatever you have promised them, you are able to deliver. तो इतना ज़्यादा कुछ रनवे नहीं था, तो वो डेली हसल था. तो वो all those things were frightening in the beginning. There were ups and downs. Obviously जब नया एंटरप्रेन्योर निकल के आता है तो ups and downs चलते रहते हैं. मतलब कि वेयरहाउस सेटअप था, बारिश हो गई, लीक करना शुरू हो गया, तो सेंटर, और one of those months we were actually selling quite well also. और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई, सेंटर हमको 2-3 दिन के लिए बंद करना पड़ गया, विच वॉज अ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस हुए उस टाइम में. बट देन दैट इज हाउ एन एंटरप्रेन्योर लर्न्स. सो जैसे मैंने देखा, लोग ना अभी बहुत ऐसे ड्रिवन है कि वेट ट्रेनिंग के लिए वेट्स ही चाहिए, और बॉडी वेट एक्सरसाइज को ना ऐसे मान के चलता है ये तो हल्का काम है. क्या ये कितना सच है और कितना झूठ है? ये मुझे तो लगता है ये, मतलब आई लव वेट ट्रेनिंग माई सेल्फ, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. I feel pretty much everybody should lift weights at some point in time. But body weight training आसान नहीं है. आप देखो ना कितने लोग पुशअप नहीं कर पाते, और जो करते भी हैं उसमें से काफी लोग ढंग से नहीं कर पाते. Right? They just try to complete the movement, complete reps somehow. तो आपकी सही मसल्स एक्टिवेट नहीं हो रही हैं. पुल-अप तो बहुत ही मुश्किल मूवमेंट है, दैट्स अ बॉडी वेट मूवमेंट. तो लोगों को मतलब ये समझना ज़रूरी है कि जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, विच इज़ lifting weights or using resistance bands, that also includes lifting your own body weight. और उसको मास्टर करना आसान काम नहीं है. एंड स्पेशली इफ यू आर नॉट लिफ्टिंग वेट्स एंड इफ यू वांट टू जस्ट फॉलो बॉडी वेट ट्रेनिंग, तो उसमें आफ्टर पुशअप, पुल-अप एंड एयर स्क्वाट जो चीज़ें आती हैं वो बहुत और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल डूइंग अ मसल अप, विच इज़ वेरी एडवांस्ड. आप मतलब पुल-अप करोगे, देन यू गो अप एंड देन यू डू अ डिप. वो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मल्टीपल मूवमेंट. तो ऐसा नहीं है कि मतलब बॉडी वेट ट्रेनिंग करने से बॉडी नहीं बनती.
बिल्कुल बन जाती है, बट हाँ वेट उठाने से यू डेफिनेटली गेट एन एडवांटेज. पीपल शुड, आई थिंक पीपल शुड स्टार्ट विद lifting their own body weight. Yes. Even eventually when they've graduated to lifting using machines or lifting barbells and things, should always program body weight movements in their Right. training. जैसे एक बहुत बड़ा मिथ है, लोग ना अपनी मिथ क्या है, लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को ना वेट को मेजर बहुत करते हैं. आप कितना सही मानते हो इसे? मतलब उसको देखने के अलग अलग तरीके हैं. एक तो मुझे लगता है कि इट्स गुड टू मेजर बॉडी वेट, क्योंकि एक बेस लाइन हो जाती है, एंड स्पेशली इफ यू आर समबडी हु नीड्स टू लूज वेट, तो वो टारगेट दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी अच्छी बात है. बट वो कई बार ऑब्सेशन बन जाता है, एंड पीपल आर हेविली ऑब्सेस्ड विद वेदर और नॉट द स्केल इज मूविंग. तो लोग, जैसे मेरे पास मुझे काफ़ी लोग रीच आउट करते हैं, मैं काफ़ी लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, और उनके कई बार ऐसा होता है कि 3-4 दिन के लिए छुट्टी पे गए हैं, एंड व्हेन दे कम बैक वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया बिकॉज दे वुड हैव ईटन अ लॉट ऑफ फूड, और वो उनको लगता है कि सारी मेहनत गई. सारी मेहनत बर्बाद हो गई, हम इतने टाइम से कर रहे थे. बट अगर आप देखो तो वो 3-4 दिन की वजह से आपका वेट नहीं बढ़ा है, बिकॉज यू वर आउटसाइड, यू एंजॉयड द फूड दैट यू हैड. आपने काफ़ी सारे कार्ब्स इंजेस्ट कर लिए. कार्ब्स ऑल्सो इट विल रिटेन वाटर, तो वो उसकी वजह से आपका जो वाटर वेट है वो थोड़ा बढ़ गया, जो कि आपका एक्चुअल वेट नहीं है. वो तो चला ही जाएगा, दैट्स जस्ट 3-4 डेज ऑफ हैविंग फन. बट लोगों को फिर वो मेंटली इट जस्ट स्टार्ट्स प्लेइंग विद देयर माइंड, व्हिच आई थिंक दैट इज वेयर सम अवेयरनेस इज नीडेड. तो मुझे लगता है कि स्केल के साथ, विद अ वेइंग स्केल और विद अ बॉडी कॉम्पोजिशन मशीन, उसका जो डेटा आता है उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज़ वेयर ट्रेनर्स एंड प्रॉब्ली पीपल लाइक अस कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. राइट. ये भी मैंने देखा है कि लोग ना फैट परसेंटेज के ऊपर बड़ा ही वो रहते हैं, मतलब फाइट बैक करते रहते हैं कि यार फैट परसेंटेज 0.8 मतलब 8% हो या 10% के बीच में हो. मतलब ये अवेयरनेस कैसे आएगी लोगों के बीच? हाँ, काफ़ी मतलब लोग इन्फ्लुएंस रहते हैं देख के, जब वो इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे, या फिर वो मूवी स्टार्स को देखते हैं. अगर आप देखो तो उसमें ये रियलिटी ये भी है कि इट्स अ वेरी गुड सेटअप, लाइटिंग बहुत अच्छी है, यू हैव प्रेप्ड फॉर दैट शूट. तो उन सब चीज़ों को, बिकॉज इट्स बिहाइंड द सीन्स, दे डोंट नो अबाउट इट, उन्हें बस लगता है कि यू नो दिस पर्सन लुक्स अ सर्टेन वे, हाउ कैन आई रीच, एंड टू रीच दैट स्टेज आई हैव टू बी 7% बॉडी फैट, 8% बॉडी फैट. अगर कोई बॉडी बिल्डिंग करता है तो आई अंडरस्टैंड, इट्स अ स्पोर्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, करो व्हाटएवर इट टेक्स, इट्स ओके, इट्स योर स्पोर्ट. सिमिलरली इफ यू आर इनटू एनी अदर स्पोर्ट यू विल डू थिंग्स टू improve. But generally for being healthy, if you can get to 7 to 8% just following good nutrition protocols, consistency with your workout, sleeping 7 to 9 hours every day, which you will if you do it consistently over and over for years, and that's great. But अगर आप देखो तो American Council on Exercise के हिसाब से for men acceptable body fat percentage is 18 to 24%. 18 to 24%. That is acceptable. That is good. For women, it's 26 to 31%. तो वो, if as long as you are in acceptable range, you are not unhealthy. उसके बाद आपको focus करना चाहिए on, and if you are below 18% as men, I think that's very great. To get to sub 10% and all, I feel are very sport specific requirements, or could be a matter of personal interest, and I'm not against it because I feel people are the biggest expert on themselves. तो वो ठीक है, but उसके लिए again just make sure कि it doesn't start playing too much on your mind, it doesn't start spoiling your relationship with food, and generally it shouldn't be the only thing that you're always worried about. करेक्ट. तो वो कैसे आप उन सब चीज़ों के साथ रिलेशनशिप बनाओगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपका लास्ट क्वेश्चन था कि लोग वे बहुत करते हैं अपना. While I said कि हाँ it's good to have a baseline, it's good to see if you are making progress or not, that is great. But कुछ चीज़ें होती हैं ना जो उस baseline और progress के बीच में आती हैं. जैसे कि जब कोई वर्कआउट करना शुरू करता है तो पहली चीज़ होती है कि your day start to suddenly look much longer. वो इसलिए क्योंकि आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे हो गए हैं थ्रू द डे. यू स्टार्ट स्लीपिंग बेटर. यू स्टार्ट also with time start lifting more weight. You start doing more repetitions. But in that obsession to scale,
ये सारी अच्छी चीज़ें बहुत इग्नोर हो जाती हैं. हाँ. One more thing that gets ignored is consistency. And in the end, consistency is everything. तो जब कोई नया आता है वर्कआउट करने के लिए, if that person rather than obsessing over the number on the scale, अगर वो बोले कि मैं इस हफ्ते 3 वर्कआउट करूँगा 45 मिनट के, and as long as I have done it, that is victory for me and I should celebrate it. I think that's very, very important to see success in the long run instead of just obsessing on the number on that scale. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि लोगों को. अच्छा, लोग ना सोशल मीडिया पे ना ऐसे लोगों को देखते हैं जैसे मतलब इसके 6 पैक एब्स हैं या फिर एक्टर्स देखते हैं, अरे इसके तो 6 पैक एब्स हैं, ये तो बड़ा शानदार है, और फिर सेल्फ डाउट पे आ जाते हैं. हाँ. कि मेरी बॉडी तो अच्छी बनी नहीं रही है. तो ये गलत फहमी को कैसे हटाया जाए अपने माइंड से? हाँ, एक तो सबसे पहले लोगों को समझना चाहिए कि ऑल और नथिंग नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आज मेरे पास 6 पैक नहीं है, अगर आज मैं अपने डिज़ायर्ड बॉडी फैट परसेंटेज लेवल पे नहीं हूँ, या मैं ऐसा कोई इंसान है जिसको मैं लुकअप करता हूँ ऑन सोशल मीडिया और इन द फिल्म इंडस्ट्री और वेरेवर, और मैं उसकी तरह नहीं दिख पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ. पीपल शुड ऑल्सो सी कि वो लोग इस लेवल पर पहुँचे हैं इन देयर फिटनेस आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क. दे शुड ऑल्सो सी कि वो उनका, वी डोंट नो कि वो मतलब दिन में कितने घंटे एक्सरसाइज पे निकालते हैं, कितने घंटे रिकवरी पे निकालते हैं, कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं, न्यूट्रिशन पे कितना फोकस करते हैं, वो सब, और कितना कमाते हैं. हाँ, उनके लिए दैट इट्स अ पार्ट ऑफ देयर जॉब. एंड देन फॉर जनरली फॉर पीपल दे आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर मे बी अ फ्यू पार्ट्स एलिमेंट्स ऑफ देयर लाइफस्टाइल व्हिच दे आर नॉट विलिंग टू गिव अप. फॉर एग्जांपल, अगर उनको अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पे जाके अच्छा खाना खाना है तो खाना है, and it's okay as long as they are not binging on things every single day. It's fine. But उसके हिसाब से अपने goals को भी adjust कर लेना चाहिए. And as long as your lifestyle and your goals and your ambitions are aligned, I think that's where we need to be. Or looking a certain way will also happen as long as those small behaviors are happening over a period of time. मुझे problem ये लगती है कि लोग बहुत जल्दी उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं. तो वो क्रैश डाइटिंग कल्चर विच इज़ वेरी अनहेल्दी, विच कैन जस्ट डेंट योर फैट लॉस जर्नी और फिटनेस जर्नी फॉर लाइफ. कि मतलब अभी पहले हफ्ते तो मैं कार्बोहाइड्रेट छूंगा ही नहीं, या मैं डिटॉक्स डाइट पे चला जाऊंगा. वो सब चीज़ों से आपकी लॉन्ग टर्म फिटनेस के साथ जो भी रिलेशनशिप बनने वाली है वो खराब हो जाती है काफ़ी लोगों की. बिल्कुल. तो वो एक ना रीजनेबल टाइमलाइन दिमाग में होनी चाहिए कि ये छोटे छोटे बिहेवियर्स हैं, इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, ये करता रहूँगा एंड आई विल रीच देयर. जब कोई बंदा जिम जाता है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और जो मेंटल ट्रेनिंग होती है, आप किसको बिगर फाइट मानते हो? आई थिंक मेंटल ट्रेनिंग है, मतलब सबसे बड़ी चीज़ तो वही है. तो अगर जैसे आप देखो, एक किताब है एवरी डे इज गेम डे, मार्क वर्स्टेजन ने लिखी है. इट्स अ ब्रिलियंट बुक. तो उसमें उन्होंने 4 पिलर्स बताए. एक है मूवमेंट, और वो 4 पिलर्स हैं परफॉर्मेंस डे के, कि एवरी डे हाउ डू यू मेक एवरी डे परफॉर्मेंस डे. तो एक है मूवमेंट विच इज योर एक्सरसाइज, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स. दूसरा इज योर न्यूट्रिशन. थर्ड इज रिकवरी, एंड फोर्थ इज माइंडसेट. और फॉर टू मी इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस दैट माइंडसेट गॉट इक्वल अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेंस. एंड इफ यू लुक एट इट, nobody like people like you and I, people who work out regularly, people who even are professional athletes, रोज तो मोटिवेट नहीं होंगे. और जिस दिन आप डिमोटिवेटेड होते हो उस दिन भी अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, that is where your mindset comes into picture. I understand if you are not feeling well, if you haven't slept enough, etc. It's okay to just skip or do something easy. But if it is just a मेंटल थिंग कि आज मन नहीं कर रहा है, तो फिर हाउ डू यू पुश योरसेल्फ, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और ये ना रेयर सिनेरियो नहीं होता है, ये आए दिन होता ही रहता है कि आज मन नहीं कर रहा. तो उस टाइम पे माइंडसेट बहुत काम आता है. मेरे साथ होता है. राइट. दूसरा, माइंडसेट की ज़रूरत, मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप मेहनत बहुत कर रहे हो और आपको लग रहा है कि अब क्योंकि एक टाइम आता है जब प्लेटू आ गया. शुरू में न्यू बी गेन्स होंगे, बहुत जल्दी आपको लगेगा कि बॉडी बनने लग गई है, मज़ा आ रहा है. लेकिन उसके बाद फिर आपको हल्का सा भी प्रोग्रेस के लिए बहुत टाइम लगेगा. और वहाँ पर आपको यू नीड टू रियली
stay in the game. Another element of this is लोग आके बोलते हैं कि यार कितना तुम इतने टाइम से वर्कआउट कर रहे हो, कुछ प्रोग्रेस दिख नहीं रही है और वहाँ पर तो डिमोटिवेट होना बहुत आसान है. I think in those, just how do you tackle these kind of scenarios is where your mindset comes into picture. And for anybody who's been in fitness for a long time, made progress, I'm sure वो लोग यही बताएंगे कि mentally हम काफ़ी strong रहे. And I'm sure you would say the same thing. बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि यार मैं ना जिम इसलिए नहीं जा पाया ना क्योंकि ना यार बहुत काम होता है मुझे. यार मेरा बहुत ऑफिस का काम है यार. कोई कहता है अरे यार मेरा ना बिजनेस चल रहा है तो बड़ा मुश्किल है यार. ऐसे दोनों चीज़ आपने दोनों काम करके देखे हैं, तो उनको एडवाइस करना है. मतलब आप क्या एडवाइस करोगे भाई, ये तो इतना सच नहीं है. हाँ, मतलब दिन में आधा घंटा तो निकाल ही सकते हो. वही जो मैंने पहले बोला था कि जनरली लोगों को लगता है कि ऑल और नथिंग, या तो बिल्कुल ही फोड़ देंगे आज या फिर कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल ही छोड़ देंगे या तो फोड़ देंगे या छोड़ देंगे. लोगों को कई बार लगता है कि अगर एक गुलाब जामुन खा लिया तो अब तो खा ही लिया और खाओ आराम से अच्छे से खा लो फिर. तो वो ऑल और नथिंग मेंटालिटी को छोड़ना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट डेटरेंट्स इन पीपल फिटनेस जर्नी, कंसिस्टेंसी एंड थिंग्स लाइक दैट. तो लोग बिजी तो सब हैं, मतलब आप भी बिजी हो, मैं भी बिजी हूँ, हर कोई बिजी है. बिजी कौन नहीं है? और फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब इट इज़ यू हैव टू पुट द वर्क इन एंड इनर्शिया इज रियल फॉर एनीबॉडी, राइट? तो अपने आप को पुश करना तो ज़रूरी है उसमें. सो व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट थिंग इज यू हैव अ प्लान कि मेरे पास माई वर्क लाइफ इज़ लाइक दैट. मेरी लाइफ में अदरवाइज इतना सारा स्ट्रेस है क्योंकि बॉडी के लिए स्ट्रेस होता है. अगर वो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस है या वर्कआउट रिलेटेड स्ट्रेस है, एट द एंड ऑफ इट इवन एक्सरसाइज इज स्ट्रेस टू द बॉडी. तो वो सब मिला मिलू के अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जा रहा है तो इट्स डिफिकल्ट फॉर बॉडी टू रिकवर फ्रॉम इट. एंड यू नो दैट वर्क इज़ अ नॉन नेगोशिएबल, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. तो आप उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग को पहले तो एडजस्ट करो कि इस हफ्ते या अगले 2 हफ्ते बहुत ट्रैवल होने वाला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो मैं सिर्फ 15 मिनट ही करूँगा, बट करूँगा ज़रूर. क्योंकि जब आप डेली एक्सरसाइज करते हो, कितनी करते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. जब आप डेली एक्सरसाइज करते हो यू बिकम द पर्सन हु वर्क्स आउट एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एक्सरसाइज आपकी आइडेंटिटी के साथ जब कनेक्ट हो जाता है ना, तब आप लॉन्ग रन में जाते हो. तो उसके लिए करना ज़रूरी है. तो एक प्रोफेसर बीजे फॉग हैं ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी है बिहेवियर डिज़ाइन पे. उनकी एक किताब भी है टाइनी हैबिट्स, ब्रिलियंट बुक बैक्ड बाय साइंस इन मोटिवेशन एंड एवरीथिंग. तो वो बोलते हैं कि व्हेन यू वांट टू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी, तो ये मत सोचो कि 1 घंटे वर्कआउट करना ही करना है. अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी आप ऐसा कुछ बनाओ, जस्ट फिगर सम प्रॉम्प्ट and the behavior that is connected to the prompt. Behavior is something related to fitness because you want to start working out. तो आप बोलो कि every time I will use the washroom, I will do 5 push-ups. तो हर बार जब आप वॉशरूम करके आ रहे हो 5 पुशअप करोगे, तो दिन में जितनी भी हो गई पुशअप्स, उससे क्या होता है कि एक तो रिमाइंडर लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू हैव नाउ वायर्ड दैट इन योर ब्रेन. And then you also slowly with time you start becoming the person who does push-ups. और ऐसे बहुत सारे examples हैं जो इतना छोटा सा वो करके, इतना छोटा सा change लाने के बाद भी they've lost a lot of weight, they've built a lot of strength and muscle, but it started by just this. तो all or nothing को छोड़ के just start doing something. जैसे लोग जैसे कहते हैं ना कि age should not come into any barrier. लोग जैसे बोलते हैं अरे बच्चे को मत भेजो यार, ये कोई उम्र थोड़ी है इसको एक्सरसाइज कराने की, है ना. या फिर किसी को बुजुर्ग आदमी, अरे आपकी उम्र थोड़ी है कहीं एक्सरसाइज करने की. तो ये कितना सही और गलत है? एक्सरसाइज तो हमारी बॉडीज बनी मूवमेंट के लिए. तो एक्सरसाइज तो एट एनी एज ज़रूरी है. और अगर आप बच्चे को देखो, आई हैव अ सन 9 month old, वो मतलब जब वो सो के उठता है, पहला काम है कि वो ऑल फोर्स पे जाता है. ही स्टार्टेड क्रॉलिंग रिसेंटली एंड ही जस्ट वांट्स टू स्टार्ट क्रॉलिंग. और वो इधर उधर देखेगा, ही घर पे, मतलब मेरे घर पे बास्केटबॉल, फुटबॉल ये सब रखा हुआ है, तो वो उसी से खेलता है, बस उठा के फेंकना शुरू, ये सब चीज़ें. सो फॉर हिम दैट इज एक्सरसाइज. माई मदर इज 61 year old. 61? Yeah, my mother is 61 year old. She goes to the gym with me. My workout starts at 5:15 AM every single day. तो वो 5:15 बजे पे मेरे साथ जिम में एक्सरसाइज कर रही होती हैं.
whatever I am doing, she does pretty much the same thing. It's just the degree is different. तो अगर मैं बैक स्क्वाट कर रहा हूँ 120 किलो से, तो वो गॉबलेट स्क्वाट कर लेंगे एक डंबल लेके. तो बट हमारा वर्कआउट बहुत ही सिमिलर होता है. चलता रहता है कुछ ना कुछ. और क्या होता है कि आफ्टर 30 पीपल आफ्टर द एज ऑफ 30 मतलब मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है. एंड दैट इज मेनली बिकॉज देयर इज एज रिलेटेड डिक्लाइन इन मसल मास. मसल मास इज हेविली लिंक्ड टू लॉन्जेविटी. तो अगर आपको ज़्यादा टाइम जीना है एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा रखना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास सफिशिएंट मसल मास हो विच स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग विद एज. उसको प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है कि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, वेट्स उठाओ. और वेट्स उठाना कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अपना बॉडी वेट भी उठा सकते हो, बट उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत भारी वेट उठाओ या जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो वो करो. जस्ट डू इन अ रेंज वेयर यू आर स्लाइटली बीइंग पुश्ड आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, बट नॉट लाइक सिग्निफिकेंटली बीइंग पुश्ड आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. वो ज़रूरी भी नहीं होता है. काफ़ी लोग बोलते हैं कि जब तक सोरनेस नहीं आई तब तक वर्कआउट में मज़ा नहीं आया, जब तक भयंकर सोरनेस नहीं आई तब तक वर्कआउट में मज़ा नहीं आया. बट दैट इज़ नॉट ट्रू. इफ़ यू लुक एट साइंस ऑल्सो, the micro tears, which are small scale tears in the muscle, that takes a few days for recovery. Research tells us 48 to 72 hours to recover a sore muscle. But अगर आपके जो वो tears हैं वो significantly higher than normal हैं, तो आपको 48 to 72 hours से ज़्यादा लगेंगे recover होने में. And that is very suboptimal because you need to train the muscle frequently in order to see some adaptation. तो बहुत ज़्यादा soreness हमें किसी भी टाइम लाइफ में नहीं चाहिए. सो आई फील एवरीबडी शुड बी वर्किंग आउट, शुड बी डूइंग व्हाटएवर दे लाइक टू डू, योगा, वॉक, रनिंग, वेट ट्रेनिंग. यस, लॉन्जिविटी की बात कर रहे हैं तो मतलब ये तो मेरे को आज पहली बार पता लगा कि आप अगर जितना ज़्यादा लंबा सर्वाइव करते हो आपको मसल मास चाहिए उतना ज़्यादा. हाँ, मसल मास. सो हैविंग गुड अमाउंट ऑफ मसल मास इज लिंक्ड टू लॉन्जेविटी. तो अगर आपके पास मसल है, योर क्वालिटी ऑफ मूवमेंट मतलब सफिशिएंट मसल मास है, तो योर क्वालिटी ऑफ मूवमेंट इज गोइंग टू बी definitely be better. Your metabolism is going to be better, and of course that is needed for many bodily functions. So आपकी quality of life over that span of years will be so much better. Why Cult Fit went straight to get Hrithik Roshan on board? कोई पर्सनल लाइकिंग की वजह से या फिर ऐसा कि हाँ भाई अच्छी बॉडी है तो ले लिया ऐसा? नहीं, आई थिंक ऋतिक रोशन इज वेरी ही इज डीप इनटू फिटनेस. He is very knowledgeable, despite having so many injuries that he has spoken about in multiple forums. His workouts are really good quality. और जो workout हमने उनके साथ launch किया था HRX workout, that is basis his fitness philosophy. Okay. तो जो workout वो करते हैं उसको हमने लेके adapt किया for group classes, and that has worked out actually very well for us because एक तो उनका पैशन इन फिटनेस, दैट यू नो सो मेनी इनसाइट्स कमिंग इन फ्रॉम समबडी लाइक हिम. दूसरा वो जो वर्कआउट बना था दैट वाज बिल्ट फॉर पीपल टू बी एबल टू मूव रियली बेटर. वो ये सोच के बनाया ही नहीं था कि दैट यू विल स्टार्ट लुकिंग अ सर्टेन वे. अच्छा, हमारा फोकस ही ये था कि हाउ डू यू गेट पीपल टू डू थिंग्स विच विल हेल्प देम मूव बेटर. तो इट वाज मेनली कि मतलब फिटनेस में इतनी नॉलेज है, इतना पैशन है. We want to take it to the larger scale, and that's why. Did you get a chance to meet personally, in person, to meet Hrithik Roshan? I've worked and to learn something from him. A lot of it. I worked very closely with him for HRX workout. तो learning पे तो मतलब there are multiple things because he goes very deep into topics, heavily involved in HRX workout that we do in cult classes. तो सीखने को तो बहुत कुछ मिला during that time. विद हिम कि मतलब हाउ डू यू मेक श्योर कि आप मोबिलिटी और स्टेबिलिटी को उतना ज़्यादा एम्फेसिस दो. लाइक जैसे क्या होता है ना कि जैसे किसी के पास अगर 1 घंटा ही वर्कआउट करने हो, मतलब जनरली लोग 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, बट अगर किसी दिन आपके पास आधा घंटा ही है, अब वो 1 घंटे के वर्कआउट में आप पहले 10 मिनट मोबिलिटी एक्टिवेशन करोगे, लास्ट के 10 मिनट कूल डाउन करोगे, बीच का जो बचा हुआ टाइम है वर्कआउट करोगे. बट अगर आपके पास है ही आधा घंटा, तो कोई भी जनरली अगर मैं इंसान को पूछूंगा कि आप क्या मिस करोगे, क्या स्किप करोगे, तो वो पहला और आखिरी पार्ट ही स्किप होगा. बिल्कुल बिल्कुल. बट हमने उस टाइम पे यही सीखा कि वो पहला और आखिरी पार्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो दैट बिकेम अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ आवर
वर्कआउट प्रोग्रामिंग, तो हमने मोबिलाइजर करके एक ब्लॉक डाला था उसमें। दूसरा था कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लिफ्टिंग हैवी वेट्स, तो हमने एक चीज़ HRX वर्कआउट में डाली थी, जीरो मोमेंटम रैप, जो कि हमको जब हम ऋतिक रोशन के साथ बना रहे थे तब उस बारे में वी गॉट एक्सपोज टू दैट कॉन्सेप्ट। तो जीरो मोमेंटम रैप इज़ बेसिकली डूइंग द रैप वेरी वेरी स्लो। तो अगर आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो और अगर आप 1.5-2 किलो के डंबल से भी कर रहे हो, 5 किलो के डंबल से कर रहे हो, बट यू आर जस्ट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू डू वन रैप। अच्छा, तो उसमें क्या है कि योर मसल्स, द टाइम अंडर टेंशन इज गोइंग टू इंक्रीज एंड you will just end up reaching failure much faster with that weight. Research tells us that to build muscle for hypertrophy, if you take your muscle close to failure, that is going to be helpful. It's of course, अगर आप weight ज़्यादा उठा रहे हो, moderately heavy उठा रहे हो, तो वो भी that's, I mean, I personally love that kind of workout. But then getting up to failure, increasing time under tension and things are also very helpful. So वो दूसरी चीज़ थी जो हमने HRX वर्कआउट में इंक्लूड करी थी, एंड पीपल कनेक्टेड टू दैट वेरी वेल। सो देयर वर मेनी सच थिंग्स। जैसे लोग बोलते हैं अरे ये तो सेलिब्रिटी है यार, इसका तो क्या है, इसने तो बहुत सारा चीज़ ले लिया होगा, इसको क्या एजुकेशन पता होगा, इसने तो कोच हायर कर लिया, कुछ इंजेक्शन लगवा लिए, ये कितना सच है? आई डोंट, मतलब मेरे को लगता है कि हमें लोगों की मेहनत को डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। ये ना बाहर से बोलना बहुत जरूरी है, मतलब आसान भी है। हाँ, बहुत बाहर से बोलना बहुत आसान है, एग्जैक्टली। और मुझे लगता है ये बहुत गलत है। आपको पता नहीं है, जो मैंने अभी बोला कि आपको मालूम नहीं है कि उस इंसान की लाइफस्टाइल कैसी है, वो कितना डिसिप्लिन्ड है, कितना नॉलेज है। तो वो, और एक तो मतलब प्रॉब्लम ये होती है कि हम जज कर लेते हैं बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। हमको मतलब मजा आता है जजमेंट क्रिएट करने में, which is wrong. I think we should just give it to them for all the celebrities. We should just give it to them for all the hard work that they do. In fact, उन लोगों के celebrities के shoot schedules आसान नहीं होते. I mean, I'm not very exposed. I'm sure you know that better. I'm not very exposed to that industry, but I think वो मतलब they need to see the time of the day. वो रात को shoot, early morning shoot. तो उनकी life, it is not easy. They work very very hard. They are so talented. और उसके बाद लोग ऐसा वो अपने आप को इतना फिट रख रहे हैं, तो मतलब वो बहुत मेहनत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और ऊपर से लोग उस क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और जिम में भी अगर आप देखो, अगर कोई बहुत फिट दिखेगा ना, तो लोग आपस में बात करेंगे ये नेचुरल है क्या? तो ये सब हो ही जाता है कि अगर आपको लगता है कि कोई इतना फिट है तो वो कैसे हो गया बट क्या ये बात सच है कि नेचुरली अटेन किया जाता है उस लेवल को, कि आपके एब्स हो, आपके एक होलिस्टिक अप्रोच हो बॉडी बिल्डिंग के लिए, बढ़िया आपकी फिजिक हो, क्या ये नेचुरली भी बिल्डअप करना? बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट के बारे में, that's a different thing. Maybe in bodybuilding as a sport, steroids might be very prevalent. Maybe उसके बिना, क्योंकि आप जहाँ compete कर रहे हो, अगर आप जिसके साथ compete कर रहे हो वो अगर steroids पे है, तो फिर then that person already has an advantage in that particular setup. तो उसको अलग रख देते हैं. But generally, to look good, to have visible six packs, to have like decent amount of muscle mass and strength, you don't need to do steroids. You don't need to take substances which will eventually end up harming you. अगर आप एक तो मतलब the things that you can do over a period of so many years, उसको underestimate करना बंद कर देना चाहिए. Quick success को ढूंढना बंद कर देना चाहिए, हर किसी भी फील्ड में. आप बस उसको lifestyle बना लो. Keep doing those boring things over and over for so many years. You will have to be really strict with your nutrition. You will have to be really strict with your sleep hygiene. You will have to be really strict with trying to bring your long-term stress down. वो सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो, you will be able to achieve that kind of fitness. It is not impossible with just natural behavior. I know so many people people who have not, I know for sure they haven't taken steroids and they look great. Some of our trainers at Cult, for example. And you have no idea the amount of hard work they put in. एक तो वो classes लेते हैं, तो they end up walking a lot in the class itself. तो उससे उनका non-exercise activity बहुत बढ़ जाता है. और फिर वो exercise भी करते हैं ना उसके बाद, तो मतलब they really push themselves. And then वो सोने से पहले stretches भी करेंगे so that they recover better for the next day. So there is a lot of हार्ड वर्क एंड पेशेंस दैट्स गोइंग इन. मैं ना जैसे जिम जाता हूँ तो क्या होता है, मुझे काफ़ी ट्रेनर्स मिलते हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं, उनको नॉलेज भी बहुत है, बट स्टिल दे ट्राई टू पुश
एज अ क्लाइंट कि आप ना ये लो सर, आप ये खरीदो सर, आज ऐसा क्यों है कि लोग ना अपने लिए बड़े सेल्फिश हो गए हैं, ना कि ये देखे कि मैं एक कोच हूँ, मेरी एक सबसे पहली जो जो होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक क्लाइंट को ट्रेन करने में होनी चाहिए। करेक्ट। तो वो फिटनेस इंडस्ट्री में ना ट्रेडिशनली जो आप बोल रहे हो दैट इज़ ट्रू, ऐसे ही चलता है मतलब। बट उसमें ना आई वोंट ब्लेम द ट्रेनर, क्योंकि ट्रेनर्स आर डूइंग देयर जॉब। आई विल एक्चुअली ब्लेम द सिस्टम। तो अगर आप सिस्टम ही ऐसा बनाओगे कि यू विल अर्न सो मच मनी इफ़ यू सेल दीज थिंग्स, तो वो उसको करना पड़ेगा। वो कल्चर भी फैसिलिटी का वैसे ही ड्राइव होगा। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर विद पीपल हु ओन बिजनेसेस टू जस्ट बिल्ड द राइट काइंड ऑफ कल्चर, टू क्रिएट द राइट काइंड ऑफ कॉम्प मॉडलिंग एक्सेट्रा, जिससे कि ट्रेनर्स जो कि बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, trainers are actually doing so much, you know, for people. They are helping people not fall sick, for example. तो उनको अपना काम करने दें rather than उनको you know sales में लगा दें। तो अगर आप देखो तो cult classes के अंदर the trainer will never have a conversation with anybody about buying a cult pack. ट्रेनर किसी को नहीं बोलेगा कि ये ऑफर शुरू हो गया है। ट्रेनर कुछ क्लास के बाद ये अनाउंस नहीं करेगा कि एक ये ऑफर चल रहा है, आप इतने में खरीद लो, आज खरीद लो। वो सब चीज़ें ट्रेनर गुरु है। ट्रेनर इज ओनली वरीड अबाउट वेदर और नॉट यू आर डूइंग द मूवमेंट राइट। ट्रेनर इज ओनली वरीड अबाउट कि आप कंसिस्टेंटली आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, एंड आर यू गेटिंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन दैट क्लास सो दैट यू कम बैक अगेन, बिकॉज वी वॉन्ट यू टू कम बैक। और उसी हिसाब से ट्रेनर्स की जो सैलरी मॉडलिंग होती है एक्सेट्रा, वो उसी बेसिस पे है। तो उनको भी मालूम है कि इफ वी आर डूइंग मोर फॉर द क्लाइंट्स दैट इज गुड फॉर अस, एंड दैट इज हाउ द कल्चर गेट्स ड्रिवन। तो कल्ट के अंदर तो कस्टमर एक्सपीरियंस इज, मेंबर एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट थिंग, टॉप ऑफ माइंड थिंग इवन फॉर ट्रेनर्स। इट इज नॉट सेलिंग एनीथिंग एट द फैसिलिटी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी ट्रेनर को ना बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बट लैंग्वेज आज की डेट में इंग्लिश एक ऐसा वो बन चुका है कि मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसे बंदे को काम मिल जाता है जो उससे थोड़ा सा मतलब उतना अप स्केल नहीं था, है ना। तो ये इसे कैसे बैलेंस किया जाए इस इंडस्ट्री में? आई थिंक जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है। इनफैक्ट मतलब हमने भी अपने ट्रेनर्स को स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग दी है। दैट इज सो दैट दे आर एबल टू मेक अ कॉन्वर्सेशन इनसाइड द क्लास, बट दैट इज मोर ऑफ अ कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। बट मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज अ trainer is knowledgeable, trainer knows you know what he or she is talking about, communication is what matters, it is not English. अब चाहे वो आप हिंदी में कर लो, चाहे आप इंग्लिश में कर लो, चाहे किसी और लैंग्वेज में कर लो। और मैंने शुरू में बताया था कि हमारे ट्रेनर जो थाईलैंड से उनकी बात तो वो सिर्फ थाई लैंग्वेज बोलते थे, और people still he used to take classes in Thai Muay Thai classes, and people loved his classes. एक ये जो पर्टिकुलर ट्रेनर की मैं बात कर रहा हूँ, उनका नाम था क्रू यो। तो थाईलैंड में वही होता है, क्रू बोलते हैं। क्रू मतलब गुरु और यो वाज हिज नेम। तो वो क्रू यो थाई में बात करते थे और लोगों को कुछ समझ नहीं आता था, बट फिर भी वो मतलब ट्रेनर सिखा लेता है, ट्रेनर को मालूम है कि कैसे सिखाना है, और लोग भी समझ जाते थे। एंड हिज क्लासेस वर वेरी वेरी पॉपुलर। पीपल वर वेरी सैड व्हेन ही लेफ्ट, व्हेन ही वेंट बैक टू थाईलैंड। तो वो मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश ज़्यादा ज़रूरी है, बट मुझे ये लगता है कि हाँ, ट्रेनर को नॉलेज बहुत होनी चाहिए अपने डोमेन में, ट्रेनर को पैशन होना चाहिए, ट्रेनर शुड डेफिनेटली एंजॉय टीचिंग पीपल फिटनेस। ट्रेनर को खुशी उसी में मिलनी चाहिए कि मतलब आज मैंने ये किया, अच्छे से एक क्लास ले ली, अच्छे से किसी को कोच किया है, एंड दोज आर थिंग्स दैट आर मोर इम्पोर्टेंट। पीपल जस्ट सी थ्रू इट, मेंबर्स सी थ्रू इट। एज यू आर अ फादर टू, राइट? Yes. आपका एक बेटा भी है। क्या शेप होती है एक पर्सनैलिटी जब एक फादर बनता है? अभी तो आप जैसे हम लड़के होते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम, जब आप एक फादर बनते हो तो आपकी पर्सनैलिटी में क्या एक शेप आता है? बहुत यार, माई सन इज 9 months old, तो मतलब ओवरनाइट थॉट प्रोसेस मेरा चेंज हो गया। मैं आपको बताता हूँ। सो दिस इज लाइक बिटवीन मी एंड माई वाइफ आस्था। तो मैं बोलता था कि, तो मतलब मैंने ना सोशल मीडिया पे और लोगों से ऐसा सुना था कि स्लीप ट्रेनिंग एक चीज़ होती है, क्योंकि जब लोग पेरेंट्स बनते हैं सबसे बड़ा डर होता है कि बच्चा थ्रू द नाइट कब सोएगा। जो कि मुझे बाद में समझ आया कि ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट देम टू स्लीप थ्रू द नाइट। आई डोंट स्लीप थ्रू द नाइट इवन राइट नाउ, आई एम 38 years old। मतलब रात को नींद खुल जाती है। तो
वो सब मुझे बाद में समझ आया, बट पहले मेरी अंडरस्टैंडिंग वही थी। और मैं आस्था को बोलता था कि यार जब ये 6 महीने का हो जाएगा तो हमें इसको इसके अलग रूम में सुलाना पड़ेगा, क्योंकि ना वही सही तरीका है। इट इज़ अ बिग स्टेप, हमारे लिए भी ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, उसके लिए भी वो रोएगा, ये सब करके he'll figure how to sleep on his own etc. But we'll have to take that step because we have to prepare him for the world. और जब वो हो गया ना तो उसके बाद मैंने मतलब ऐसा शिफ्ट आया कि he sleeps very close to me. और ऐसा शिफ्ट आया कि मैं जनरली I sleep on my chest. तो जब वो मेरे साथ सो रहा है और मैं चेस्ट पे सो रहा हूँ, सो आई एम नॉट एबल टू सॉर्ट ऑफ कीप अ ट्रैक, तो मैं बैक पे सोने लग गया। और जिससे मेरी शुरू में थोड़ी नींद डिस्टर्ब हुई। सो आई वाज टेलिंग आस्था कि मेरे आई हैव टू ट्रेन माई सेल्फ टू स्लीप ऑन माई बैक, जिससे कि उसको प्रॉब्लम ना हो। सो दैट वाज मतलब माइंडसेट का ना इतना बड़ा चेंज, एंड दैट वाज जस्ट आफ्टर ही वाज बोर्न। तो एज अ फादर मुझे लगता है बहुत कि चेंज आता है, मतलब अचानक से ही बहुत मतलब आप change आ दूसरे को जाता है। प्रायोरिटी देना शुरू कर दो अपने आप को छोड़ के। सब कुछ बदल जाता है। देन योर प्रायोरिटीज एक्चुअली इट जस्ट गेट्स सो क्लैरिफाइड। मतलब मैं पहले आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट वर्क। मैं ऑफिस में बहुत टाइम स्पेंड करता था, सेंटर में बहुत टाइम स्पेंड करता था। नाउ आफ्टर अंगद, माय सन्स नेम इज अंगद, मैं आई स्पेंड लेस टाइम एट वर्क, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स। सो आई एम स्पेंडिंग लेसर टाइम एट वर्क, बट आई थिंक मैं अभी आई एम मोर प्रोडक्टिव देन बिफोर। इट्स बिकॉज कि मुझे मालूम है दिमाग में आई जस्ट डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। तो मेरे को ये चिट चैट ये सब चीज़ें नहीं है। आई जस्ट वांट टू लाइक बैंग ऑन, फिनिश माई वर्क, बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव, लाइन थिंग्स अप फॉर टुमारो, नेक्स्ट वीक एक्सेट्रा, गो होम, स्पेंड टाइम विद हिम। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लैरिफाई हो गई हैं उसके होने के बाद। और इनफैक्ट जो नींद की बात है, मेरी तो माई स्लीप इज ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड आफ्टर माई सन वॉज बॉर्न। तो पहले 1-2 महीने एक्सेप्शन थे जब मुश्किल हुआ पहले 1-2 महीने। बच्चे भी बहुत एडजस्ट हो रहे होते हैं। आई मीन दे कम फ्रॉम अ वेरी कोजी एनवायरनमेंट इन मदर्स वूम, एंड उनको विजन भी उतना नहीं होता है। तो इट्स ऑफ कोर्स इफ यू थिंक ऑफ इट राइट नाउ इट्स वेरी टेरिफाइंग फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो शुरू के 1-2 महीने थोड़ा फाइट हुआ। डेफिनेटली एंजॉयड दैट प्रोसेस, नो कंप्लेंट्स। पर वो क्या हुआ कि उसके बाद से, एंड वी आर वेरी क्लियर कि हम उसकी नींद को बहुत फोकस करेंगे। वी विल मेक श्योर कि उसके जो नैप्स हैं उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। whoever wants to meet him, see him etc. will happen between his naps. His naps are always going to be prioritized. तो उसके स्लीप क्यूज को हमने समझना शुरू कर दिया, एंड वी रियलाइज कि वो स्लीप क्यूज हमें देना शुरू करता है शाम को 7 बजे 7:30 बजे। तो वो 8 बजे तक तो वो सो जाता है। सो मेरा पूरा कैलेंडर मैंने उसी के हिसाब से बनाया हुआ है। तो ही स्लीप्स एट 8, आई एम इन बेड बाय 8:30। तो मैं बहुत जल्दी सोने लग गया हूँ आफ्टर सिंस ही इज बीन 3 months। सो पिछले 6 महीने से मैं बहुत जल्दी आई हिट द बेड ऑन टाइम। सुबह मैं 4:45 उठ के 5:15 माय वर्कआउट स्टार्ट। सो थिंग्स हैव बीन वेरी स्ट्रीमलाइन फॉर मी, एंड इवन फ्रॉम अ फिटनेस स्टैंड पॉइंट इट्स गोइंग वेरी वेल। ऐसा क्या लगता है आपको फिटनेस इंडस्ट्री में ये लूप होल्स हैं, अगर मैं होता तो ये फिल अप जरूर करता? फिटनेस इंडस्ट्री में लूप होल्स मतलब जो हम बातें कर ही रहे हैं कि दैट ओवर रिलायंस ऑन सेलिंग सप्लीमेंट्स। तो जब ऐसा होता है तो लोगों को लगता है कि सप्लीमेंट एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बट आई मीन अगेन इफ यू आर अ कॉम्पिटिटिव एथलीट इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जनरली इवन फॉर फॉर जनरली फॉर पीपल इफ दे ईट गुड फूड, if they sort of not overeating consistently for a long period of time, if they are eating good quality food, if they are sleeping enough, तो actually supplements की उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। But for that they have to do it consistently. मतलब sleep, if you see, sleep will like net you much better results than any supplement in the world. Oh. अगर आप अपनी sleep hygiene 7 से 9 घंटे आप सो रहे हो, और वो 7 से 9 घंटे आप अगर कंसिस्टेंटली उस टाइम पे ही सो रहे हो, लाइक स्लीपिंग एट द सेम टाइम एंड वेकिंग अप एट द सेम टाइम, एटलीस्ट इन द सेम टाइम विंडो, इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी योर बॉडी ऑल्सो नीड्स टू रीड दैट पैटर्न। पीपल जनरली अज्यूम कि रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सोना और सुबह 6 बजे से 9 बजे तक सोना सेम बात है। वो ऐसा नहीं है। यू नीड टू जस्ट योर बॉडी नीड्स टू बी एबल टू रिलाई ऑन। तो अगर आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो, यू विल अचीव द वर्ल्ड क्लास
फिटनेस रिजल्ट्स. तो एक तो वही गैप है कि फिटनेस नीड्स टू बी एक्सपेंसिव. इट डजंट नीड टू बी एक्सपेंसिव. यू डोंट नीड टू स्पेंड मनी ऑन सप्लीमेंट्स. दूसरा, ओवर ऑब्सेशन विद जस्ट लुकिंग एट बॉडी वेट, स्केल, नंबर्स. दैट इज, उससे ज़्यादा लोगों को दे शुड जस्ट बी वरीड अबाउट देयर बिहेवियर्स. आई थिंक काफ़ी सिंपल है. मतलब मैं इतनी से जो भी बात कर रहा हूँ ना, मैं घुमा फिरा के उसी पे आ जाता हूँ कि स्लीप अच्छी करो, अपना न्यूट्रिशन अच्छा करो, अपने बिहेवियर्स को फिक्स करो, तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा. इवेंचुअली वही है. देयर इज नथिंग एल्स. फिटनेस इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है. आप सोशल मीडिया पे देखो, अगर फिटनेस के मतलब क्या क्या नई नई चीज़ें आती रहती हैं, उसमें से कितनी चीज़ें बहुत गिमिकी होती हैं, उसमें से कितनी चीज़ें बस पैसा बनाने के लिए होती हैं. इवेंचुअली या बेसिकली मतलब ज़रूरत नहीं है. हम लोग जब वेट ट्रेनिंग करते हैं, हम जब वेट उठाते हैं, तो वहाँ पे एक टाइम आता है फेलियर होता है. फिर आप अपना माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि उस फेलियर को लिफ्ट अप करते हो ना. तो कैसे ये आपका लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है. गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. तो हाँ, मतलब वेट ट्रेनिंग से काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में सीखने के लिए मिलता है. बिकॉज ये जो आपने बोला है ना कि हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और फेलियर आ गया, फिर भी हमने पुश कर दिया, तो उसमें सीखने को ये मिलता है कि वो आपका एक्चुअल फेलियर था ही नहीं. बिकॉज अगर आपका एक्चुअल फेलियर आ जाएगा तो आप नहीं उठा पाओगे वो. मतलब कुछ भी कर लो. तो हम एक चीज़ होती है फिटनेस में जिसको हम बोलते हैं RPE, रेटिंग्स ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, जो कि बहुत ही यूजफुल टूल है अपने आप को खुद को ट्रेन करने के लिए भी, या आप किसी और को भी ट्रेन कर रहे हो. तो हम देखते हैं कि जैसे कि अगर मैं आपको स्क्वाट करवा रहा हूँ या बेंच प्रेस करवा रहा हूँ, और उसके सेट के बाद मैं पूछूंगा आपका RPE कितना था. अगर आपने बोला 10 on 10, तो उसका मतलब ये है कि अगर मैं गन भी रख दूँ तो आप कर नहीं पाओगे अगला रैप. दैट इज योर एक्चुअल फेलियर. 9 on 10 है तो मतलब आप एक रैप कर लेते ऐसा. सो समटाइम्स वी डोंट इवन नो आवर लिमिट्स, वी डोंट नो आवर पोटेंशियल. और वही लर्निंग को लेके हमें लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, जो भी चीज़ें जिसके बारे में भी हम पैशनेट हैं, उसमें अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन अचीव which we may not think we are capable of. Exactly जैसे we didn't in your question, it was कि आप सोच रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा वो रैप, बट फिर भी कर दिया क्योंकि वो मतलब सोच लिया था कि करना ही है. So I think that is the biggest learning everywhere in anything that you want to do. It could be like your profession, it could be parenting, it could be just whatever. After going for so much of fitness thing, I think we should go for the rapid fire round. ठीक है सर. Favorite workout routine or exercise? For me it is weight training. I like lifting weights 5 days a week. वही चलता है. Favorite healthy snack? I think for me it is an omelette and a couple of slices of bread. One fitness myth you'd like to debunk? कि रात को कार्ब्स खाने से वेट बढ़ जाता है. ये तो अच्छा का सवाल था. फेवरेट इंस्पिरेशनल कोट और मंत्रा? बी बेटर एवरी डे. फेवरेट वे टू स्टे मोटिवेटेड व्हेन यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड? जस्ट डू द बेयर मिनिमम. 2 पुशअप कर लो. फेवरेट चीट मील और इंडल्जेंस? I like when my mom cooks aloo ke parathe. I love to eat that. Favorite way to unwind and de-stress outside of fitness? Spending time with my son. One piece of advice you would give to someone starting their fitness journey? Just don't go for all or nothing. आप धीरे धीरे छोटे छोटे behaviors के साथ just continue with your fitness journey. Favorite fitness related book or resource? Favorite fitness related book. Recently, it is Hacking Health, written by Mukesh Bansal. A brilliant book. Very recommended. Most challenging exercise or workout you've ever done? Many. In fact, इसको मैं अलग तरह से आंसर करूँगा. एक मेरी माई कॉलीग एंड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, श्वेतांबरी शेट्टी. तो मैं उनके साथ पहले वर्कआउट करता था. एवरी वर्कआउट आई डिड विद हर वर वेरी चैलेंजिंग, वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, बिकॉज जस्ट टू मैच अप विद दैट काइंड ऑफ एंड्योरेंस. तो वो बहुत टफ होता था मेरे लिए. तो अब नहीं है. अब मैं उतना रेगुलरली उनके साथ वर्कआउट नहीं करता. नाइस.